हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में कुछ रिलेशंस पढ़ रहे थे। किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोगों ने उसका स्टडी किया था। तो आज हम कुछ छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले का जो पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटीज़ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब बातें हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या है। कैपिटल सी से रिप्रेजेंटेड है ये हीट कैपेसिटी। कोई भी आपको सब्सटेंस दिया गया और कितना भी दिया गया, कोई भी दिया गया और कितना भी दिया गया, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। लेट मी राइट इट 20 डिग्री सेल्सियस। उसको मैं 21 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना चाहता हूँ। इस सब्सटेंस को 21 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना चाहता हूँ, मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना चाहता हूँ। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए मुझे इसे कुछ हीट देना होगा। वही उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी है। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. मैथमेटिकली मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि C this is equal to Q by delta T. This delta T is the difference or how much rise you need. जैसे मैं यहाँ 1 डिग्री राइज कर रहा था तो ये डेल्टा टी 1 हो जाएगा। अगर मैं 5 डिग्री राइज करना चाहता हूँ तो डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो आपका डेल्टा टी होगा। कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसको, T2 माइनस T1। T1 इनिशियल टेम्परेचर था, T2 जहाँ पे आप ला के रुक रहे हैं, और हीट कितना आप उसको दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, वो आपको C, कैपिटल C से रिप्रेजेंटेड रहता है, वो हीट कैपेसिटी बताता है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 ग्राम सैंपल लिया और 20 से 21 करने में मुझे 10 जूल हीट देना पड़ा, तो डेफिनेटली अगर ये 10 ग्राम होगा तो मुझे 20 जूल हीट देना पड़ेगा। अगर ये 20 ग्राम होगा तो मुझे यहाँ 40 जूल हीट देना पड़ेगा। मींस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है C। दूसरा लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल c से या समटाइम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम सब्सटेंस। अब की बार मास आपकी चॉइस का नहीं है कि आप यहाँ 5, 10, 20 कुछ भी रख दें। आपके लिए फिक्स कर दिया गया है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो स्पेसिफिक हीट रहेगा। लाइक जैसे मैं पहला एग्जांपल लेके आऊँ यहाँ पे, वेरी फर्स्ट जो मैंने अज्यूम किया, अभी मैंने बोला 5 ग्राम के लिए 10 जूल हीट देना पड़ा। सी हेयर, 5 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए 10 जूल देना पड़ा एंड 1 ग्राम का 2 जूल देना पड़ा। तो ये 2 जूल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। 2 जूल क्योंकि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए लगने वाला हीट था। अगर सपोज मैं ये 10 ग्राम ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ 20 जूल हीट देना पड़ता है। अब 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, सी हेयर, तो 10 ग्राम के लिए 20 जूल रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम के लिए वही 2 जूल रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग पे 20 ग्राम ले लेता हूँ तो यहाँ मुझे 40 रिक्वायर्ड होगा। तो 20 ग्राम के लिए मुझे हीट रिक्वायर्ड 40 है, 1 ग्राम के लिए वही 2 होगा। मतलब ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। वैसे भी आप देखें, मैं इसको बोल रहा हूँ जूल पर ग्राम, तो पर लगे हुए हैं इसके, मीन्स पर ग्राम, पर मोल, पर लीटर, जहाँ पे भी आ रहा है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए लगने वाली हीट। और सिमिलरली हमारे पास आता है मोलर हीट कैपेसिटी।
जिसको CM से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए। तो मोल पर मोल आएगी हीट, तो वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सब्सटेंस मेरे पास एल्युमिनियम था और उसका एटॉमिक मास 27 ग्राम होता है, यानी 1 मोल का मास 27 ग्राम होता है। तो आपको पता था 1 ग्राम 2 जूल हीट रिक्वायर्ड है, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, ये 54 जूल इस एल्युमिनियम का मोलर हीट कैपेसिटी होगा। मींस 1 मोल सब्सटेंस के लिए लगने वाला हीट। और क्योंकि मोल पर लीटर बोल रहा हूँ, तो मोल तो हमेशा 27 ही रहने वाले हैं, यानी कि चाहे आप इनिशियल 20 ग्राम लें, 40 लें, 60 लें, 80 लें, वट एवर यू लाइक, 27 के लिए जब भी आप हीट निकालेंगे 1 डिग्री राइज करने के लिए, एज पर दिस डिस्कस्ड डेटा, वो 54 जूल होगा, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 1 या 2, और फिर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाया गया है यहाँ पे। 5.6 ग्राम आयरन is given 40 joule heat and temperature is raised from 25 to 33। तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं हीट कैपेसिटी निकालना चाह रहा हूँ C, सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए लगने वाली हीट, 40 जूल हीट हमने दिया है उसको, और टेम्परेचर जो है वो आप चेक कर लीजिए कि कितना चेंज हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर 33 हुआ, इनिशियल 25 था, तो ये आपका आंसर आ गया 5 जूल पर केल्विन। पर सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, केल्विन में भी कन्वर्जन करेंगे तो यही वैल्यू रहने वाला है। तो ये 5 जूल पर केल्विन या पर डिग्री आप कह सकते हैं हीट कैपेसिटी रहा। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालना है, मींस 1 ग्राम के लिए कितना। सी हेयर 5.6 ग्राम आयरन हमने लिया था, तो उसको हीट देना पड़ा 5 जूल। तो 1 ग्राम आयरन अगर आप लेते हैं तो उसको कितना हीट देना पड़ेगा, 5/5.6। तो अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो 0.9 के आसपास आपका आंसर होगा। ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। एंड वन मोर, दे आर आस्किंग फॉर 1 मोल मोलर हीट कैपेसिटी। तो 1 मोल आयरन 56 ग्राम होता है, तो 56 ग्राम के लिए आप कितना हीट प्रोवाइड करेंगे। तो अगेन जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास 50 जूल ये मोलर हीट कैपेसिटी होगा। तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी आ गया, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, और ये आपका हीट कैपेसिटी रहेगा। वन मोर पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड हेयर बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, कि जो हीट कैपेसिटी है उसको मैं यहाँ पे 2 तरह से फेस कर रहा हूँ। एक आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हीट कैपेसिटी था, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो दोनों में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वो है Cp माइनस CV दैट इज़ इक्वल टू R, जहाँ पे R आपका वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये रिलेशनशिप रहता है। हम लोग हालांकि मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं, बट कोई नीड नहीं है हमारी इसको डिराइव करने की। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपका Cp और CV का रिलेशनशिप है, जो आप ध्यान रखें, इसको भी रख सकते हैं याद। तो आपको पता चल रहा है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो हमेशा ज़्यादा होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, और कितना डिफरेंस होगा वो आप R की वैल्यू रिकॉल कर सकते हैं, 8.314 जूल। ये डिफरेंस रहेगा Cp और CV के बीच में। Cp जो रहता है एक्चुअली मैं उसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वो dH/dt होता है, जिसमें ये वैल्यू स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी है एंड दिस इज़ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है।
और जो CV रहता है वो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर होता है। CP और CV ये दो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो CP है और जो CV है उसकी अगर हम रेशो देखें CP/CV रेशो, तो वो आपको एटॉमिसिटी ऑफ गैस बताती है। ये छोटा सा डाटा है जो आपको क्रैम करना है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए लाइक हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, इनके लिए अगर हम CP/CV वैल्यू देखें तो वो CP/CV वैल्यू 1.66 रहता है। दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। और अगर मैं डायटोमिक के लिए देखूं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, तो ये वाला वैल्यू 1.40 रहेगा फॉर डायटोमिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और अगर मैं पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए देखूं तो ये 1.32 रहता है पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। ये जो CP/CV रेशो है वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द एटॉमिसिटी, ये आपको डेफिनेटली क्रैम करके अपने दिमाग में रखना होगा। कैसे कैलकुलेट किया, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल उसका अभी फ़िलहाल नहीं समझना चाहते। ये स्पीसीज़ के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स और रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशंस पे और ट्रांसलेशनल मोशंस पे डिपेंड करता है, जो हमारे लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा प्रेजेंटली। तो आप इसको एज इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान रखेंगे। हम लोग इसी क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक बार। 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस एट STP रिक्वायर्स दिस हीट टू रेज इस टेम्परेचर बाई 10 डिग्री। मुझे तो 1 डिग्री से मतलब था, 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। मुझे 10 डिग्री से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसने 10 डिग्री का मुझे बता रखा है। बट 5.6 लीटर एट STP इज़ नॉट 1 मोल गैस। फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर कि 5.6 लीटर का 10 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो आपको गिवन है। आप 22.4 लीटर एट STP के लिए कैलकुलेट कीजिए 1 मोल के लिए, और वो जब आप कैलकुलेट करते हैं 52.25 डिवाइड बाई 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ 200 के आसपास वैल्यू आएगा, 210 के आसपास। 210 जूल हीट अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ, वो रिक्वायर्ड होगा 1 मोल गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करने के लिए। तो मुझे तो 1 डिग्री के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज़ फॉर 10 डिग्री। 22.4 लीटर गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर रहा है। 1 डिग्री राइज के लिए मुझे सिर्फ 21 जूल रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास 1 मोल गैस के लिए 1 डिग्री राइज करने वाला हीट हो गया। फिर ये सारा डाटा जो बता रहा था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू CV की वैल्यू है। अब मुझे पता है CP हमेशा CV+R होता है, तो CP की वैल्यू मैं बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। R का वैल्यू ये जूल में आ रहा है, ये भी जूल में वैल्यू है, तो 29.314 ये मेरे पास CP का वैल्यू हो जाएगा। मुझसे CP पूछा था, CV पूछा था, ये दोनों निकल गए। एटॉमिसिटी पूछा है, तो आप सिंपली CP/CV रेशो देखिए। CP/CV रेशो दोनों वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, तो जब दोनों CP और CV वैल्यूज़ का रेशो आप चेक करेंगे तो वो आपको अप्रॉक्सीमेट 1.4 के आसपास आता दिखेगा, जो आपको क्लियर कट सजेस्ट करेगा कि जो एटॉमिसिटी है वो 2 है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें एक बार, ठीक ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन है। Specific heat of an elementary gas is found to be,
ये स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए लगने वाली हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 40 ग्राम उसका मोलर मास है, 40 ग्राम मोलर मास है, तो मैं 1 मोल के लिए लगने वाली हीट निकाल सकता हूँ 40 × 0.313 जूल। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 1 मोल सब्सटेंस के लिए रिक्वायर्ड हीट रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। उसके बाद मुझे इसका एटॉमिसिटी निकालना है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा CP कैलकुलेट करने में। तो जब मैं CP कैलकुलेट करूँगा तो वो बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा, एज इट इज़ आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ ये होमवर्क। ये मैंने R को जोड़ दिया, तो ये वाला वैल्यू आप जब सम अप करेंगे तो CP आ जाएगा, ये CV आ जाएगा, और CP/CV की रेशो आप फिर कैलकुलेट कर लें, चेक कर लें। अगर 1.6 आ रहा है तो ये मोनोटॉमिक है, 1.4 आ रहा है तो ये डायटोमिक है, और 1.32 के आसपास आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट आएंगे, एग्जैक्टली नहीं आएंगे, तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के साथ उसकी एटॉमिसिटी का प्रेडिक्शन ईजिली कर सकते हैं। C, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा E हम देखना चाहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट दिखाया आपको यहाँ पिक्चर में जो ये काम करेगा। पहले आप बार इस इंस्ट्रूमेंट को समझें एक बार। ये एक इंसुलेटेड वॉल है जिसके अंदर ये स्टील का बना हुआ एक बॉम्ब रखा हुआ है। डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रखा गया, बहुत ही छोटे सपोर्ट के साथ इसको यहाँ सेटल किया गया है। ये जो आप इधर देख रहे हैं स्टिरर है, शेक करता रहेगा, पूरे वाटर के सिस्टम को घुमाता रहेगा। मींस जो भी हीट यहाँ मिलेगी उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ एक थर्मामीटर लगा रखा है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। हम लोग किसी भी सब्सटेंस का डेल्टा E फॉर द कंबशन लेट्स सपोज चेक करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये डेल्टा E निकालने का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, जिसमें C हीट कैपेसिटी है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की, डेल्टा T कितना टेम्परेचर रेज करेगा ये थर्मामीटर शो करेगा वो है, और N नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आप यहाँ सब्सटेंस के रखेंगे कंबस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है, मैं पहले बताना भूल गया, इस बॉम्ब के अंदर ये एक सैंपल होल्डर है जिसमें आप सैंपल को रखेंगे जिसको आप कंबस्ट करना चाहते हैं। कोई भी सैंपल हो सकता है जिसका आप डेल्टा E कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आप सैंपल यहाँ पे रखने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपको इस बॉम्ब का हीट कैपेसिटी पता है, तो आप हीट कैपेसिटी यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डाले हैं वो पुट कर सकते हैं, और इसको पूरी तरह से जलाने के लिए आपने यहाँ से ये 2 प्लेटिनम वायर्स डाली हैं। वो प्लेटिनम वायर्स इसको कंबस्ट करेंगी, इसको जलाएंगी, और जलने पे जो हीट रिलीज़ होगा वो हीट इस सराउंडिंग में जाएगा, इस वाटर में जाएगा। स्टिरर उस हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा। वो कितना राइज़ किया वो डेल्टा T वैल्यू आप नोट कर लेंगे, और इस तरह से इस सब्सटेंस का डेल्टा E बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, डेल्टा E दैट इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स की बजाय मैं मास ओवर मोलर मास लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो C डेल्टा T m/m ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। C या बुक्स के अंदर Q भी रिप्रेजेंटेड है इसके लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेल्टा E कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सपोज़ कोई नया बॉम्ब है और आपके पास उसका हीट कैपेसिटी वैल्यू नहीं पता है, प्रैक्टिकल की सेंस में बता रहा हूँ मैं, तो हम लोग पहले किसी एक नॉन सब्सटेंस का, स्टैंडर्ड सब्सटेंस का जिसका डेल्टा E हमें पता है, उसका कंबशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 सब्सटेंस हैं, एक बेंजीन है और एक ब्यूटेन है, और मुझे बेंजीन का डेल्टा E फॉर द कंबशन कैलकुलेट करना है, और मुझे डेल्टा E फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटेन मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कुछ एक परफेक्ट अमाउंट लाइक 2 ग्राम मान लो मैंने ले लिया ये ब्यूटेन, उस 2 ग्राम ब्यूटेन को यहाँ रख दूँगा।
इसको कंबस्ट करूँगा। कंबस्ट करने पे हीट रिलीज़ होगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज़ होगा। कितना राइज़ हुआ वो नोट कर लूँगा यहाँ पे। 2/2 ग्राम से इसका मैं मोलर मास निकाल सकता हूँ। 2/58 मोलर मास रहेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो डेल्टा टी पुट कर दूंगा, एन पुट कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा ई वो मुझे नोन है इसका, तो मैं इस बॉम्ब का हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर मैं बेंजीन को यहाँ रखूँगा। अब मुझे ये वाली वैल्यू पता चल चुकी है। वो कंबस्ट किए जाने पे एक गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना टेम्परेचर चेंज करता है वो यहाँ पुट करके डेल्टा ई कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बट स्टिल आप बुक्स में फेस करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोबारा देखें एक बार। अब की बार हम मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच स्टडी कर रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज कैसे मेजर किया जाएगा। तो ये वैसे ही मैंने कुछ 2 कैलोरीमीटर्स दिखाए हैं जो डेल्टा एच कैलकुलेट करने में हमारी असिस्टेंस करेंगे। इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे वैसे मैं अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा कि एंथैल्पी चेंज कितनी तरह के होते हैं। तो उनमें एक टाइप आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड बेस को न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। तो उसको डिटेल तो वहीं बताऊंगा, बट अभी जस्ट एक छोटा सा एरिया हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 सैंपल्स हैं एसिड और बेस के। ये मेरे पास 1 नॉर्मल HCl है 1 लीटर, और ये मेरे पास 1 नॉर्मल NaOH है 1 लीटर। दोनों को मैंने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब मैं इन दोनों का रिएक्शन करके देखना चाहता हूँ कि क्या हीट रिलीज़ होने वाला है। वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा या एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन होगा। हम दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखे हुए थे, दोनों को हम लोग यहाँ मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। पहले यहाँ पे HCl को लेके आता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसके अंदर NaOH को लेके आता हूँ। तो दोनों में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। HCl NaOH के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाता है, जिसमें वो NaCl प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। NaCl प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हीट को रिलीज़ करता है। वो जो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होगा वो यहाँ सराउंडिंग में पड़े इस वाटर को हीट कर देगा, गर्म कर देगा, टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। आप वो नोट कर लें कितना टेम्परेचर राइज़ हुआ है। एस स्पेसिफिक हीट होगी, जनरली वैल्यू गिवन नहीं होती है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का स्पेसिफिक हीट है वो वाटर के स्पेसिफिक हीट के बराबर है 4.184 जूल। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है, यही सॉल्यूशन का मान लेते हैं। आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या रहता है। सॉल्यूशन का अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो हम वो यूज़ करते हैं, बट किसी भी क्वेश्चन में जनरली गिवन नहीं होता, ऐसे ही लिखा रहता है अज्यूमिंग स्पेसिफिक हीट एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी। m मास है सॉल्यूशन का, कितना मास आपका बना मिक्सिंग के बाद। तो आपको वॉल्यूम्स जनरली गिवन रहते हैं, आप डेंसिटीज़ अज्यूम करके उसका मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद 500 ml आ रहा है और आपको उसका डेंसिटी गिवन है, तो आप उसका मास कन्वर्ट कर लेंगे, बट किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि डेंसिटी भी वाटर के ही इक्वल है, मींस 500 ml ही 500 ग्राम होगा। तो आप उस सॉल्यूशन का मास, स्पेसिफिक हीट और कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, उससे आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते हैं। हम न्यूमेरिकल्स पे जाके इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एज़ पर द थ्योरी मुझे नज़र नहीं आता इन लास्ट के 2 पॉइंट्स पे, स्पेशली जो बॉम्ब कैलोरीमीटर्स और इस कैलोरीमीटर्स के ऊपर मैंने बताया, बट स्टिल आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ये साइड में भी मैंने वैसा ही एक कोई पॉलीथीन ट्यूब ले रखा है जिसके अंदर एक थर्मामीटर और स्टिरर लगा हुआ है। मैं दोनों सैंपल्स को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, दोनों को स्टिरर शेक कर देगा, मिक्स कर देगा अच्छी तरह से, हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले से उसमें क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहेगा उस सिस्टम का, वो आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। हम लोग अभी इस एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे जो इस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन को देखें आप एक बार। एसिड और बेस लिया हुआ है और मिक्स कर रहे हैं
पहले एक बार देखते हैं रिएक्शन क्या होगा इन दोनों के अंदर। HCl में H+ रिएक्शन करेगा और NaOH में OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा। दोनों रिएक्ट करने पे वाटर बनाते हैं और एक हम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं 57.1 किलो जूल। जब भी 1 मोल वाटर बनाएंगे आप तो 57.1 किलो जूल हीट रिलीज़ होता है 1 मोल वाटर बनने पे। ये वैल्यू आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। सदा यही होता है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब न्यूट्रलाइज होंगे तभी ये होता है। अगर कोई एक वीक हो या दोनों वीक हों तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। आप बस इसी को ध्यान रखिएगा। जनरली क्वेश्चंस में मिसिंग है तो आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा असिस्टेंस रहेगा। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने H आयंस प्रेजेंट हैं या इसके अंदर कितने OH आयंस प्रेजेंट हैं, तभी मैं इस रिएक्शन में चेक कर पाऊँगा कि कितना हीट रिलीज़ होने वाला है। तो सी हेयर 0.1 मोलर HCl मतलब 1000 मिलीलीटर HCl has number of moles 0.1। ये सिंपल मोलैरिटी का मतलब होता है 1000 लीटर्स में नंबर ऑफ मोल्स, 1000 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मोल्स। तो 300 मिलीलीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहता था और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0.03 मोल मेरे पास HCl प्रेजेंट है 300 मिलीलीटर में और जितना HCl है उतने ही H आयंस होंगे क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है। HCl जब टूटेगा तो एक H+ बनाएगा। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स HCl के होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स H आयंस के होंगे। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है या H आयंस है। ओके, फिर मैं देखता हूँ NaOH। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2। 200 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं नज़र आता। ये हैं 0.04 मोल। तो इस तरह से मैं HCl और NaOH दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाया। ये नंबर ऑफ मोल्स थे NaOH के, NaOH मतलब OH नेगेटिव आयंस के। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लूँगा कि मैं कितने मिक्स कर रहा हूँ। चलिए एक बार फिर दोबारा से रिएक्शन पे चलते हैं। ये मैंने कैलकुलेट किए 0.03 मोल और ये मैंने कैलकुलेट किए 0.04 मोल्स जो मैं ऐड कर रहा हूँ। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। 0.03 मोल सिर्फ 0.03 मोल से ही रिएक्शन करेगा, बाकी एडिशनल पड़ा रहेगा। तो जो वाटर बनेगा आपका वो 0.03 मोल बनेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की स्टोरी भी याद रख सकते हैं। ये कम है, 1 मोल को 1 मोल चाहिए, ये 0.03 मोल है तो 0.03 से ही रिएक्शन करेगा, यानी कि वाटर आपका सिर्फ 0.03 मोल बनेगा। 1 मोल वाटर बनने पे 57.1 किलो जूल हीट निकलता है। तो 0.03 मोल बनने पे कितना हीट निकलेगा इसको आप ज़रा सोल्व करें तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा हीट रिलीज्ड का। कितनी हीट यहाँ पे रिलीज़ होगी वो वैल्यू आप बहुत ही आसानी से यहाँ प्रेडिक्ट कर लेंगे। ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होने वाला है। आपसे यही पूछा गया था पहला पॉइंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, तो ये आपने बता दिया। उसके बाद वो आगे कुछ ऐसा भी पूछता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो हमने अभी पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि जो हीट रिलीज्ड है वो ms डेल्टा टी है। आपसे वो डेल्टा टी पूछ रहा है कितना टेम्परेचर राइज होगा। क्यों आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, क्यू की वैल्यू आपको पता ही है जो हीट रिलीज हुई है। m और s पे आइए। s स्पेसिफिक हीट वाटर वाली लेनी पड़ेगी, एज सच सॉल्यूशन के लिए तो कुछ बता ही नहीं है। तो ये s आपको बता रखा है उन्होंने 4.184 जूल, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। m मास कितना है सॉल्यूशन का, ये ध्यान रखना। ये जूल वाली पुट कर रहा हूँ तो ये भी जूल में पुट करना है। यहाँ हालांकि मैं किलो जूल में सॉल्व करता हुआ दिखा रहा था तो कन्वर्ट करके ये क्यू भी जूल में लेना है क्योंकि s की वैल्यू जूल वाली लिख रहा हूँ।
डेल्टा टी मुझे निकालना है, m मास ऑफ द मिक्सचर। सी हेयर 300 ml आपने एक सैंपल लिया, 200 ml आपने दूसरा लिया, दोनों को मिक्स करने पे 500 ml बन गया। डेंसिटी की कहीं बात नहीं कर रखी है तो अज्यूम कर लेता हूँ कि डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर ही है, यानी कि 500 मिलीलीटर को ही 500 ग्राम पुट कर दूंगा और राइज ऑफ द टेम्परेचर डेल्टा टी वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और एंथैल्पी चेंज को इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना शुरू करेंगे। गुड बाय।